दोस्तों रीचर सीजन 4 का 4th एपिसोड आ गया है और जिसने भी इसके पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर देख ले। जिसमें हमने देखा कि ट्रेन के अंदर रीचर के सामने ही एक एना नाम की औरत खुद की जान ले लेती है, जो कि FBI के ऑफिस में काम करती थी। अब क्योंकि वो रीचर के सामने मरी थी, इसलिए रीचर से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसके जरिए उसको कैद किया जा सके। अब क्योंकि हमारे हीरो को कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए वो खुद ही ये केस सॉल्व करने के लिए पीछे पड़ जाता है, जिसमें 2 लोग उसका साथ देते हैं। एक तो था एना का भाई मैरिक और दूसरी थी डिटेक्टिव तमारा। अब इन तीनों को ही शक था कि कांग्रेसमैन जॉन सैमसन इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन छानबीन करने पर पता चलता है कि उसका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी रीचर की नजर सैमसन के चीफ ऑफ स्टाफ नोलन काहिल पर पड़ती है, जो कि उस समय उस ट्रेन के अंदर ही मौजूद था जब एना ने खुद की जान ली। इसलिए जब रीचर सैमसन को साथ लेकर नोलन से मिलने के लिए जाता है तो पूछता है कि उस वक्त तुम ट्रेन में क्या कर रहे थे जब एना ने खुद की जान ली। लेकिन नोलन तो बिना कोई जवाब दिए ही बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान ले लेता है। अब आगे 4th एपिसोड में हम देखते हैं नोलन की मौत के बाद वहां पर पुलिस और मीडिया दोनों ही आ जाते हैं। तभी एक रिपोर्टर सैमसन से सवाल जवाब करने के बाद रीचर से पूछती है कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। रीचर उसको करारा जवाब देता है नहीं। फिर उसके जाने के बाद स्प्रिंगफील्ड कहता है, सर आपको ऐसी जगह पर नहीं रुकना चाहिए, आपके करियर के लिए सही नहीं होगा। फिर सैमसन उसको डांटते हुए कहता है कि ये मेरे लिए सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि मेरा 11 साल पुराना दोस्त भी था, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो रीचर के पास जाता है और कहता है, मुझे बियर पीनी है, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ मैरिक, तमारा और रसल उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े थे जहां से एना सीक्रेटली जानकारियां चुराकर भागी थी। लेकिन उन सब के पास अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी पास की जरूरत पड़ती है, जो कि एना के पास था। लेकिन अगर वो लोग उसका पास यूज करते तो 1 मिनट में पकड़े जाते, क्योंकि उसके मरने के बाद पास को ब्लॉक कर दिया गया होगा। अब उनको किसी जिंदा आदमी के पास की जरूरत थी। तभी वहां पर एक औरत आती है जिसकी कार में सेम वैसा ही पास लगा हुआ था, इसलिए वो सब उसको चुराने का प्लान बनाते हैं। फिर वो उस लेडी के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और मैरिक जानबूझकर उस औरत से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी कार की चाबी नीचे गिर जाती है और उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। फिर तमारा उसकी कार की चाबी को चुरा लेती है और मैरिक उस औरत से माफी मांगकर मामला रफा दफा कर देता है। दूसरी तरफ रीचर और सैमसन बियर पीने के लिए जाते हैं। वहां सैमसन बताता है कि नोलन मेरा सीनियर हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको अपना चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया, क्योंकि सबकी उससे फटती थी और उसको कोई धमका भी नहीं सकता था। उसने मुझे भी अपने ही जैसा बनाया। रीचर कहता है, फिर तो तुम दोनों की सोच एक जैसी होगी, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि ऐसी कौन सी हालत होगी जिनसे मजबूर होकर तुम छत से कूदना पसंद करोगे, जैसा तुम्हारे दोस्त ने किया था। सैमसन कहता है कि ऐसे तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, मैंने आज तक कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया। फिर रीचर पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने इंडोनेशिया में क्या किया था, क्योंकि उस मरी हुई औरत का बेटा अभी भी गायब है और हो सकता है कि वो उन गुंडों के पास हो। इस वक्त आपका सच ही उसको बचा सकता है। फिर सैमसन अपने लिए स्कॉच मंगवाता है और बताता है कि हमारे ग्रुप को वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के साथ इंडोनेशिया भेजा गया था, कुछ पौधों का इस्तेमाल करके मलेरिया का इलाज ढूंढने के लिए। सरकार ने ऑर्डर दिया और हम चले गए। हमारा काम उन वैज्ञानिकों को सुरक्षित रखना था, जिसमें हमने वहाँ की लोकल सरकार से भी हेल्प ली। उस समय नोलन ही हमारा इंचार्ज था। अब क्योंकि हमें इंडोनेशिया सरकार की भी हेल्प चाहिए थी, इसलिए हमारी सरकार उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गई, जिसका लीडर था जनरल रेजा पुत्रा। फिर हमने उनको हर एक पैतरा सिखाया, लेकिन जब मिशन खत्म होने के बाद हम वापस लौट आए तो पुत्रा आम जनता के पीछे पड़ गया और जिसने भी उसका विरोध किया उसने उसके पूरे गांव को मिटा डाला। बच्चे, बूढ़े और औरतें, उसने किसी पर भी रहम नहीं किया। वो अब दरिंदा बन चुका था। अगर ये बात लोगों के सामने आ गई कि पुत्रा और मैं एक साथ काम कर चुके हैं तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी जो भी खबरी है उसको कहो, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर रीचर कहता है कि अब मैं वो ड्राइव भी ढूंढ लूंगा और वो वजह भी कि एना और नोलन ने खुद की जान क्यों ली। सैमसन कहता है, जरूर ढूंढो, मैं भी यही चाहता हूँ और अगर वो मिल जाए तो मुझे लौटा देना। लेकिन रीचर कहता है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या है तो आप उसको हासिल करने के लिए इतने बेताब क्यों हो।
कुछ तो बात है, तभी आपने CIA को भी मेरे पीछे लगा दिया। सैमसन कहता है कि मैंने किसी को भी तुम्हारे पीछे नहीं लगाया और मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि CIA मेरे इशारों पर काम करे। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि उस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो हमारी आर्मी की प्रॉपर्टी है, इसलिए सही सलामत उनके ही पास पहुँच जानी चाहिए। रिचर कहता है पहले मैं उस पेन ड्राइव को ढूंढकर खुद देखूंगा और फिर फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। फिर जब रिचर वहाँ से बाहर जाता है तो वहाँ उसको मिसिस सैमसन मिलती है और वो रिचर को कहती है कि मैं जितना भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम वो इंसान हो जहाँ भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर देते हो। रिचर कहता है मेरी माँ भी यही कहा करती थी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुसीबत मुझे ढूंढ ही लेती है। मिसिस सैमसन कहती है तो फिर तुम हमसे दूर ही रहो क्योंकि हम कोई और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। अगले सीन में हम देखते हैं तमारा गेट पास का यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और अंदर जाकर एक लेडी से मिलती है जो कि वहाँ की सुपरवाइजर थी। तमारा बताती है कि अभी अभी पेंटागन से मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और मुझे एना की जगह पर असाइन किया गया है। फिर वो लेडी तमारा को उसकी जगह दिखाती है। तमारा कहती है कि लास्ट मिनट पर मुझे ये काम सौंपा गया है, इसलिए मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे करना क्या है। लेडी बताती है कि हम कागजी फाइलों को डिजिटाइज कर रहे हैं, इससे काफी स्पेस बनेगा। फिर वो एना की आईडी को लॉगिन कर देती है और कहती है शाम तक तुम्हारी खुद की आईडी भी बन जाएगी। फिर काम समझाकर वो लेडी चली जाती है। इस समय वही औरत जिसका इन लोगों ने गेट पास चुराया था वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उसको अपना पास कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को अपना नाम बताकर गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड बताता है कि सिस्टम तो बता रहा है कि आप 10 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस समय तमारा सिस्टम की सभी फाइलों की जाँच कर रही थी और उसको एक ऐसी फाइल मिलती है जिसको डिलीट किया गया था, लेकिन तभी उसके पास मैरिक की कॉल आती है और वो कहता है कि जल्दी से निकलो क्योंकि पास वाली असली लेडी आ गई है। इतने में कुछ गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वो खुद की जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी अलार्म भी ऑन हो जाते हैं, लेकिन समय रहते तमारा बिल्डिंग से भागकर बाहर आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ रिचर भी पैदल ही शहर की तरफ जा रहा था, लेकिन इतने में FBI वाले उसको घेर लेते हैं। फिर रिचर उनसे बचकर भागने लगता है और भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर खराब बोर्ड्स को ठीक किया जाता था। फिर वो सभी एजेंट्स उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं और रिचर को ढूंढने के लिए फैल जाते हैं, लेकिन तभी एक एजेंट रिचर के हत्थे चढ़ जाता है और रिचर उसको बहुत मारता है। इतने में वहां पर एक और एजेंट भी आ जाता है, लेकिन वो तो सस्ते में ही निपट जाता है। फिर आता है तीसरा एजेंट जो हर बार रिचर के वार से बच रहा था, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो बारी आएगी। फिर आता है चौथा एजेंट जो कि रिचर पर गोलियां चलाने लगता है, जिनसे बचकर रिचर बाहर भाग जाता है, लेकिन जब वो एजेंट बाहर आता है तो रिचर उसको भी काबू कर लेता है और खर्चा पानी दे डालता है। फिर रिचर उससे पूछता है बता तेरा क्या प्लान था। एजेंट कहता है वैन में डालकर तुमसे पूछताछ करने का प्लान था। फिर रिचर उसकी हथकड़ी निकालकर उसके हाथ पांव बांध देता है और उसके सामान को पानी में फेंक कर कहता है शुक्र करो तुम्हें पानी में नहीं फेंका। तभी कुछ देर बाद रिचर के पास तमारा का फोन आता है और वो बताती है कि मैंने वहां पर एक फाइल देखी थी जिसको पेपर से डिजिटाइज किया गया था और फिर पेन ड्राइव में कॉपी करके पेपर और डिजिटल फाइल दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रिचर कहता है कि अगर उस पेन ड्राइव में उन डॉक्यूमेंट्स की एक लौती कॉपी है तो हमें किसी भी हालत में वो पेन ड्राइव ढूंढनी होगी और हमारे अलावा जिसको भी वो फाइल चाहिए वो कभी नहीं चाहेगा कि हम उस ड्राइव को खोल कर देखें, वरना उनके सारे राज खुल जाएंगे। तभी ट्रैफिक जाम में फंसा होने के कारण मैरिक बड़बड़ करने लगता है। रिचर जब उसकी लोकेशन पूछता है तो समझ जाता है कि एना भी वहीं पास के ही सबवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी थी। जरूर उस समय भी वहां पर ट्रैफिक होगा और एना के पास वक्त नहीं था। हो सकता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो या उसको कोई डेडलाइन मिली हो। अब मैं तुम लोगों को मॉरिस में मिलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मैरिक और तमारा मॉरिस में पहुंचकर आपस में बातें कर रहे थे। मैरिक चिंता में था कि उसका भांजा ठीक तो होगा ना। फिर तमारा उसको हौसला देती है कि तुम चिंता मत करो, वो एकदम ठीक होगा। वैसे भी हमें अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो हम सोचने पर मजबूर हों कि तुम्हारे भांजे की जान खतरे में होगी। इतने में रिचर भी वहां पर आ जाता है और इस मामले में अपनी फिलॉसफी झाड़ने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गुंडों ने तुम्हारे भांजे के बदले तुम्हारी बहन से वो पेन ड्राइव की डिमांड की हो और इतने वक्त में वो पेन ड्राइव हमें नहीं मिली तो एना के बेटे को मार दिया जाएगा
और जब तुम्हारी बहन वक्त पर नहीं पहुंच पाई तो ऐना ने खुद को खत्म कर लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी बहन के पास वो पेन ड्राइव थी ही नहीं और जब उसको यकीन हो गया कि उसका बेटा मारा जा चुका है तो उसने खुद की जान ले ली। उम्मीद है ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ये काफी हद तक मुमकिन है। अब ये चारों ही अपनी अपनी सोच के हिसाब से कहानी बनाने लगते हैं। फिर वो इस बात पर अपना दिमाग चलाते हैं कि अगर ऐना के पास वो ड्राइव थी ही नहीं तो उसने कहां पर छोड़ी होगी। तमारा कहती है कि अगर वो उस पेन ड्राइव को लैला को देना चाहती थी तो जरूर उसने वो ड्राइव लैला के होटल पर पोस्ट की होगी, लेकिन डिलीवर होने से पहले ही लैला को होटल छोड़ना पड़ा। तभी तमारा के पास डिटेक्टिव शॉन का फोन आता है और वो बताता है कि हमें एक लाश मिली है, शायद वो बेन की होगी। ये बात सुनते ही मैरिक टूट जाता है। तभी तमारा कहती है कि मैं और रसल मैरिक के साथ मुर्दा घर जा रहे हैं। रिचर तुम जाकर लैला के होटल में उस पेन ड्राइव को ढूंढो। फिर वहां से निकलते वक्त रिचर लैला को भी होटल में बुला लेता है, लेकिन पूछने पर रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है कि हमें कोई पार्सल नहीं मिला। फिर रिचर गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है और लैला को कहता है कि मुझे मुर्दा घर जाना है, ऐना का बेटा मारा गया। ये बात सुनकर लैला कहती है कि इसका मतलब मैं ही उन दोनों माँ बेटा की मौत की जिम्मेदार हूँ। तभी रिचर की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उनकी ही तरफ आ रहा था, इसलिए वो लैला को भागने के लिए कहता है। फिर वो दोनों भागकर सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी रिचर होशियारी दिखाता है और लैला को ट्रेन में बंद करके कहता है कि मैं इनको निपटा कर आता हूँ। इतने में एक गुंडा रिचर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और गन पॉइंट करके कहता है जल्दी से वो पेन ड्राइव हमें दे दो। रिचर कहता है वो पेन ड्राइव मेरी बाईं जेब में है, खुद ही निकाल लो। फिर जैसे ही वो गुंडा पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करता है तो रिचर उसको धो डालता है। फिर वो उसकी गन छीनकर दूसरे गुंडे को भी टपका देता है, लेकिन तभी उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर रिचर ट्रेन के आगे उसका हाथ कर देता है, जिसके कारण उसकी गन छूट जाती है और वो घायल हो जाता है। फिर रिचर उससे पूछता है बता तुझे किसने भेजा है, लेकिन वो गुंडा जवाब दे पाता इससे पहले ही वो पटरी पर गिर जाता है और करंट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी उसको बाहर से पुलिस वालों की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से दूसरे वाले गुंडे की पॉकेट में से उसका पर्स और फोन निकालने लगता है। इतने में पुलिस भी वहां पर आ जाती है, लेकिन रिचर वहां से भागने लगता है। फिर वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर दूसरी तरफ चला जाता है और दीवार के साथ खड़ा हो जाता है ताकि ट्रेन से उसकी टक्कर ना हो। लेकिन जब ट्रेन वहां से निकलती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि रिचर भी वहां से जा चुका है। फिर रिचर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां पर कुछ बेघर लोग बैठे हुए थे। फिर वो एक आदमी से उसके कपड़े लेता है और कंबल ओढ़कर बैठ जाता है। फिर जैसे ही पुलिस वाले वहां से जाते हैं, रिचर भिखारी को उस गुंडे का पर्स और कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैरिक जब अपने भांजे की लाश देखने के लिए जाता है तो पूछने पर पता चलता है कि उसकी लाश कचरे में से एक सफाई वाले को मिली है। ये बात सुनकर मैरिक और भी टूट जाता है और कहता है कि मेरी बहन इतना कुछ झेल रही थी, लेकिन उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी क्योंकि उसकी नजरों में मैं एक फालतू सा ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ। फिर वो निराश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रिचर जब सुरंग से बाहर निकल रहा था तो उस गुंडे के फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल आती है जिसमें उसके साथी कहते हैं कि हम जल्दी ही प्रिंसेस टावर पहुंचने वाले हैं, यानी कि उनको लैला का एड्रेस पता चल चुका था। इसलिए रिचर लैला के नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। फिर वो उसकी जान बचाने के लिए भागकर वहां से जाने लगता है। इतने में लैला भी अपने होटल पहुंच जाती है, लेकिन जब वो लिफ्ट में जाती है तो वहां पर उसकी फ्रेंड अमीशा भी आ जाती है जो कि खाने पीने का कुछ सामान लेकर आई थी। दूसरी तरफ तमारा और उसके साथी बेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बेन को भी उसी हथियार से मारा गया है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया था। तभी हम देखते हैं कि लैला जब अपने रूम में जाती है तो देखती है रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। फिर वो दोनों हिम्मत करके अंदर जाती है और देखती है कि उनके दोनों बॉडीगार्ड मारे जा चुके हैं। तभी रूम के अंदर से कुछ गुंडे बाहर आते हैं और पूछते हैं बताओ वो पेन ड्राइव कहाँ है। फिर वो सभी गुंडे अपना अपना चाकू निकाल लेते हैं। उनको देखकर लैला और अमीशा कहती है कि छुरियों से सब्जियां काटी जाती हैं। फिर वो दोनों ही अपना इंडोनेशियन नाइफ निकालती हैं जो मार्शल आर्ट में यूज होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बताती है कि जिस चाकू से बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया है वो एक खास तरह का गोल चाकू है जो मार्शल आर्ट में यूज होता है, यानी कि हो ना हो बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को
लैला और उसकी फ्रेंड अमीशा ने ही मारा होगा। इस समय रीचर भी भागता हुआ उस होटल में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे उन गुंडों की लाशें मिलती है। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और रीचर को गन पॉइंट पर ले लेती है। यानी कि इन सब की मौत का इल्जाम अब रीचर पर ही लगने वाला था। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रीचर इन लोगों से कैसे बचेगा। दोस्तों अगला एपिसोड नेक्स्ट वीक आने वाला है, सो जैसे ही वो रिलीज होगा मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।